जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 27वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो आज की मोटिवेशन से इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या दोस्तों, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे क्या, मौर्य वंश के बारे में, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश, ठीक ना, मौर्य वंश। इसके आगे की क्लास में हम लोग मौर्य वंश के जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़े हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के और भी घटनाएं जो घटित थी, ठीक ना। तो मौर्य वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो मौर्य वंश का कार्यकाल था कब से कब तक। तो मौर्य वंश का कार्यकाल रहा 322 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा, 185 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा, 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक ना, 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक। अच्छा, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्यों की राजधानी थी कहाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। मौर्यों की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्यों की राजधानी थी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र में ना। मौर्यों की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र ना। राजधानी कहाँ थी। तो मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र में, ठीक ना। कहाँ थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक ना दोस्तों। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को और हम किस नाम से जानते हैं। तो पाटलिपुत्र को हम जानते हैं कुसुमपुर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कुसुमपुर ना। किस नाम से जानते हैं, कुसुमपुर, ठीक ना। और इसके आगे के बारे में हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो मौर्य वंश पूछता है या मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था। तो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए जिस भी भाई बहन को आ रहा है। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या था। तो राजकीय चिन्ह था क्या, इनका राजकीय चिन्ह था मयूर। क्या था, मयूर ना। क्या था, मयूर था। मयूर किसको बोलते हैं। तो मयूर बोलते हैं मोर को। किसको बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, ठीक ना। किसको बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। और यह लिया कहाँ से गया था, जो ये राजकीय चिन्ह था, मयूर जो राजकीय चिन्ह था, यह लिया कहाँ से गया था। तो लिया गया था कहाँ से, लिया गया था लौरिया नंदगढ़ स्तंभ से। कहाँ से, लौरिया ना, लौरिया नंदगढ़, ठीक ना, नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ से, ठीक ना। अच्छा, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ से तो लिया गया था। तो ये लौरिया नंदगढ़ स्तंभ है कहाँ पे। तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ है कहाँ पे, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ है बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक ना। कहाँ पे है, बिहार में। बिहार में कहाँ, किस जिले में है। तो बिहार के है किस जिले में, चंपारण जिले में। किस जिले में, चंपारण जिले में, ठीक ना। किस जिले में है, चंपारण ना, चंपारण जिले में है। किस जिले में है, बिहार के चंपारण जिले में है, ठीक ना। और इसके आगे हम जानते हैं कि यह किसने बताया था, ठीक ना। यह बताने वाले कौन थे कि यह जो मयूर जो चिन्ह है ये इनका है, किसका है, मौर्य वंश का है। तो कौन बताया था। तो ये बताने वाले कौन थे। तो ये बताने वाले हमारे थे कौन, बताने वाले थे ग्रांडवेल ने बताया था। किसने बताया था, ग्रांडवेल ने, ठीक ना। ग्रांडवेल किसने बताया कि मयूर जो राजकीय चिन्ह है यह मौर्य वंश का है, मौर्यों का है। तो ग्रांडवेल ने बताया, ठीक ना, ग्रांडवेल ने बताया। और ऐसा कहा जाता है कि भारत का यह प्रथम राष्ट्रीय राजवंश रहा ना। मौर्यों का जो राजवंश रहा ये क्या था, भारत का, क्या पूरे भारत का प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजवंश रहा, ठीक ना। राष्ट्रीय राजवंश रहा, ठीक ना। राष्ट्रीय
वंश है, ठीक ना। क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय राज्य वंश है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौर्य वंश के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है कि मगध ना, मगध जो है, मगध को ही केंद्र में रख के पढ़ना है ना। मगध को ही अपने दिमाग में रखेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि मौर्य वंश को अगर आगे पढ़ने से पहले कुछ मौर्य वंश के पहले के वंशों को, राजाओं के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि हमको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले 6ठी शताब्दी में भारत में पूरे भारत में 6ठी शताब्दी, किस शताब्दी में? छठी ना, छठी शताब्दी। किस शताब्दी में? छठी शताब्दी ना। छठी शताब्दी में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 ना, 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक ना, करते थे। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा जनपद था? 16 महाजनपदों में पहला हमारा जनपद का नाम क्या था? तो पहला हमारा था क्या? पहला था अंग। क्या था? अंग महाजनपद था, ठीक ना। अंग जो था, अंग के बाद दूसरा हमारा जनपद कौन था? तो दूसरा था मगध। क्या था? मगध। देखिए अभी आप लोग को बताया ना कि मगध को ही केंद्र में रख के पढ़ना है और मगध को ही लेकर के हम लोग को चलना है, ठीक ना। मगध। तीसरे नंबर पर कौन सा महाजनपद हमारा था? तो तीसरे नंबर पर था हमारा, बताइए जल्दी से। तीसरे नंबर पर था काशी। कौन सा महाजनपद था? तो काशी था, ठीक ना, काशी। काशी के बाद हमारा चौथे नंबर पर कौन सा महाजनपद था? तो चौथे नंबर पर था कौशल। कौन था? कौशल, ठीक ना, कौशल। कौशल के बाद 5वें नंबर पर हमारा जनपद कौन था? तो 5वें नंबर पर हमारा था वज्जी। क्या नाम आता है? वज्जी महाजनपद, ठीक ना, वज्जी का। ठीक, 5वें के बाद 6वां जान लेते हैं कि 6वां कौन सा हमारा जनपद था? तो 6वें नंबर पर हमारा था मल्ल। क्या था? मल्ल ना, मल्ल। 6वें के बाद 7वां जान लेते हैं कि 7वां कौन सा हमारा महाजनपद था? तो 7वां था चेंदी। क्या था? चेंदी। चेंदी के बाद 8वां नंबर का जान लेते हैं। 16 महाजनपद थे ना, तो 8वां हम जान लेते हैं कि 8वां कौन सा था? तो 8वां था वत्स। क्या था? वत्स, ठीक ना। 8वें के बाद अब 9वां हम लोग जानेंगे कि 9वां महाजनपद कौन था जो भारत में 6वीं शताब्दी में हुआ करते थे। तो 9वां हमारा था कुरु। क्या था? कुरु, ठीक ना, कुरु। कुरु के बाद 9वें के बाद जानते हैं हम लोग 10वें नंबर का। 10वें नंबर पर कौन सा था? तो 10वें नंबर पर था पांचाल। क्या था? पांचाल था, ठीक ना, पांचाल। पांचाल के बाद 11वां नंबर का जान लेते हैं। 11वें नंबर पर किसका नाम आता है? तो मत्स्य। किसका? मत्स्य, ठीक ना, मत्स्य। मत्स्य के बाद 12वें नंबर का जान लेते हैं। 12वें नंबर पर कौन था? सूरसेन था। कौन था? सूरसेन ना, कौन था? सूरसेन। सूरसेन के बाद जानते हैं 13 नंबर। 13 नंबर पर कौन सा हमारा महाजनपद था? तो 13 नंबर पर था कौन सा? अस्मक। क्या था? अस्मक ना, अस्मक। अस्मक के बाद 14 नंबर का जान लेते हैं कौन सा हमारा महाजनपद आएगा? तो अवंती आता है। कौन सा आता है? अवंती ना। अवंती के बाद 15 नंबर का किसका नाम आता है? तो 15 नंबर पर आता है गंधार। किसका? गंधार का, ठीक ना, गंधार। गंधार के बाद 15 हो गया। 16 नंबर का जान लेते हैं कि 16 नंबर पर हमारा महाजनपद कौन था जो 6ठी शताब्दी में था? कंबोज था। कौन था? कंबोज, ठीक ना दोस्तों, कौन था? कंबोज था। ये 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी में हुआ करते थे उनका नाम हम लोग जान गए। अब इसके आगे हम और जानते हैं, जो कि हमको मगध को लेकर ही चलना है। तो इसके आगे जानते हैं इन 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध महाजनपद ना, तो 16 महाजनपदों में सबसे 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 समृद्ध ना, सबसे समृद्ध महाजनपद, सबसे समृद्ध महाजनपद। तो सबसे समृद्ध महाजनपद कौन था? तो सबसे समृद्ध महाजनपद जो था वो था हमारा क्या? मगध था। कौन था? मगध ना। क्या था? मगध, ठीक, मगध। अब मगध को ही हमको केंद्र में लेकर चलना है दिमाग में। मगध के बारे में पढ़ेंगे तब हमको सारी जानकारी होगी मौर्य वंश के बारे में। अच्छा, मगध के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की 3 राजधानियाँ हुई थी। कौन कौन हुई थी तीनों? तो फर्स्ट राजधानी कौन थी बता दीजिए। मगध की फर्स्ट राजधानी, ठीक ना। मगध की राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। राजधानी, ठीक ना, राजधानी। तो मगध की 3 राजधानियाँ हुई थी।
तीनों कौन कौन बनाया था, कैसे बनी। तो पहली राजधानी कौन थी, मगध की फर्स्ट राजधानी। तो फर्स्ट राजधानी जो थी मगध की वो कहाँ थी, तो फर्स्ट राजधानी थी गिरिव्रज में। कहाँ थी, गिरिव्रज ना, गिरिब्रज कहाँ थी, गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। ठीक, अच्छा गिरिब्रज को राजधानी किसने बनाया था, तो गिरिब्रज को राजधानी बनाने वाले थे कौन, तो गिरिब्रज को राजधानी बनाने वाले थे बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार, ठीक ना, बिंबिसार थे। कौन राजधानी बनाया गिरिब्रज को, तो बिंबिसार ने बनाया। ठीक, एक जान गए। इसके बाद हम जानते हैं कि दूसरी राजधानी कौन थी, तो फर्स्ट हो गई ना। अब सेकेंड नंबर की जानते हैं, सेकेंड ना, तो सेकेंड राजधानी कौन थी। फर्स्ट जान गए, लेकिन सेकेंड राजधानी कहाँ थी, तो सेकेंड राजधानी थी कहाँ पे, तो राजगिरी में थी। कहाँ थी, राजगिरी में। ठीक ना, राजगिरी कहाँ थी, राजगिरी ना, राजगिरी। अच्छा, राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था, तो राजगिरी को राजधानी बनाने वाले थे कौन, राजगिरी को राजधानी बनाने वाले भी थे बिंबिसार। राजगिरी को राजधानी बनाने वाले भी कौन थे, तो राजगिरी को राजधानी बनाने वाले भी थे बिंबिसार। ठीक ना, कहीं कहीं पे दिया रहता है राजगिरी, अरे गिरिब्रज और राजगिरी दोनों मिला करके दे दिया रहता है कि दोनों राजधानियां थी उनकी, किसकी, मगध की। फर्स्ट जान गए, सेकेंड जान गए, थर्ड जानते हैं कि थर्ड राजधानी मगध की कहाँ थी। ठीक ना, थर्ड राजधानी मगध की कहाँ पे थी और किसने बनाई थी, तो थर्ड राजधानी जो थी मगध की वो कहाँ थी, तो थर्ड राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक ना, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, जल्दी से आप लोग तब तक कमेंट कीजिए, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये स्थित कहाँ है यह राजधानी, तो ये स्थित है कहाँ, बताइए जल्दी से, स्थित कहाँ है। और पाटलिपुत्र को हम और किस नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र को और हम जानते हैं किस नाम से, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुसुमपुर के। ठीक ना, कुसुमपुर किस नाम से जानते हैं, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र राजधानी है कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र राजधानी है कहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए, पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र राजधानी है पटना में। कहाँ पे है, पटना में। ठीक ना, पटना में। पटना कहाँ पे है, तो पटना है हमारा बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। ठीक ना, पटना कहाँ है, बिहार में है। ठीक, अच्छा ये स्थित कहाँ पे है, ये राजधानी जो है ये स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है दो नदियों के संगम पे। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो नदियाँ एक है कौन, एक है गंगा ना, गंगा गंगा और गंगा और सोन नदी ना, सोन नदी के संगम पर स्थित है। यह राजधानी कहाँ स्थित है, दो नदियों के संगम पर स्थित है। वो भी कौन कौन नदियाँ, तो नदियाँ है गंगा नदी और सोन नदी ना, संगम पर स्थित है। ठीक ना, कहाँ स्थित है, दो नदियों के बीच, दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक ना, ठीक, अच्छा इसको राजधानी किसने बनाया था, जल्दी से आप लोग कमेंट अभी नहीं किए, इसको राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो इसको राजधानी बनाने वाले थे, देखिए यहीं पे नोट कर रहा हूँ, इसको समझिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। कई लोग कमेंट में दे रहते हैं, जैसे कि अगर ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग लगा देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनाए थे इसको, एक थे बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। ये दोनों राजधानियाँ बिंबिसार बनाए थे ना, तो बिंबिसार, पहले बिंबिसार के बारे में जानिए। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था, तो बिंबिसार के पुत्र का नाम था क्या, अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु था। क्या नाम था, अजातशत्रु। ठीक ना, अजातशत्रु के बेटे का क्या नाम था, तो अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदाइन। क्या था, उदाइन था। ठीक ना, उदाइन। अच्छा उदाइन, ठीक ना, और इसी उदाइन ने, किसने, इसी उदाइन ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक ना, इसी उदाइन ने, इसी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। इसी ने पाटलिपुत्र ना, इसी ने पाटलिपुत्र को क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक ना, राजधानी बनाया। ठीक ना, आप जान गए कि पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था, तो उदाइन ने बनाया था। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उदाइन, इसी ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनाया था। बहुत ऑप्शन में गलत कर देते हैं लोग, परीक्षा एग्जाम में आ जाता है तुरंत एक गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक ना,
अच्छा, और यहाँ से कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जो पूछता है कि मगध का पहला ज्ञात राजवंश कौन था ना, मगध का पहला ज्ञात राजवंश कौन था। एक क्वेश्चन पूछता है कि मगध का पहला, मगध के ही बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूछता है कि मगध का, ठीक ना, मगध का, मगध का पहला ज्ञात, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है समझिए, ज्ञात राजवंश तो कौन था। तो पहला ज्ञात राजवंश था, ज्ञात राजवंश पूछ रहा है, तो पहला ज्ञात राजवंश था क्या, हर्यक वंश था। कौन था, हर्यक वंश, ठीक ना, हर्यक वंश कौन था, हर्यक वंश था, ठीक। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन घुमा दे, मौर्यों का पहला ज्ञात राजवंश तो हर्यक वंश था, लेकिन पूछ दे क्वेश्चन में कि मगध का पहला प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो पहला प्रसिद्ध राजवंश कौन होगा बताइए, मगध का पहला राजवंश, प्रसिद्ध राजवंश क्या होगा। तो मगध का पहला प्रसिद्ध राजवंश होगा, पहला प्रसिद्ध ना, प्रसिद्ध पूछेगा तो दूसरा आंसर होगा प्रसिद्ध राजवंश ना, प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो प्रसिद्ध राजवंश था कौन, तो था मौर्यों का, मौर्य वंश था, ठीक ना, मौर्य वंश, ठीक ना। ये प्रसिद्ध नहीं था, ठीक है। और ये जो था पहला ज्ञात राजवंश जो हर्यक वंश था, ये प्रसिद्ध नहीं था। प्रसिद्ध होने वाला कौन था, तो मौर्य वंश था। ये पहला ज्ञात राजवंश नहीं था, मौर्यों का पहला जो राजवंश था एक पहला ज्ञात राजवंश नहीं था, ये प्रसिद्ध था, ठीक ना। अच्छा, और यहाँ से हम कुछ जान सकते हैं, बताइए जल्दी से। तो और क्या से जान सकते हैं, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक ना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बता दीजिए जल्दी से, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। कौन थे, शिशुनाग थे, ठीक ना, शिशुनाग, ठीक ना, शिशुनाग थे, ठीक ना। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग जो ये शिशुनाग वंश होता है, ठीक ना, शिशुनाग वंश, ठीक ना। कहीं कहीं पे एक क्या है ना, शिशुनाग जो है एक राजा का भी नाम है, और शिशुनाग वंश जो है वहाँ के राज्य का भी नाम है, ठीक ना, एक राजा का भी नाम है, वहाँ के राज्य का भी नाम है शिशुनाग वंश, ठीक ना। अच्छा, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो शिशुनाग वंश के बाद आया था हमारा कौन, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश हमारा आया था, तो नंद वंश आया था। कौन सा वंश आया था, नंद वंश, ठीक ना, कौन सा वंश आया, नंद वंश आया, ठीक ना। तो दोस्तों नंद वंश में राजा कौन हुआ करते थे उस समय, तो नंद वंश में राजा थे हमारे कौन, नंद वंश में राजा थे कौन, महापद्मनंद और घनानंद। क्या, महापद्मनंद, ठीक, महापद्मनंद और घनानंद कौन थे, घनानंद, ठीक ना, घनानंद, ठीक ना, महापद्मनंद और घनानंद उस समय राजा हुआ करते थे, ठीक ना। तो दोस्तों अब हमको यह जानना जरूरी है कि इसी घनानंद को न बताया जाता है ना, कि इसी इतिहासकार बताते हैं कि इसी घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। तो घनानंद को पढ़ने से पहले हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसके आगे की क्लास में घनानंद के अगर बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, एक क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको हम लोग रोकते हैं, घनानंद के बारे में रोकते हैं सारी जानकारियों को। इसके आगे की क्लास में पूरे डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, घनानंद को पढ़ेंगे, ठीक ना, घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं कुछ जानकारियाँ, और अगले क्लास में हम लोग घनानंद के बारे में सब खत्म करेंगे, ठीक ना। तो घनानंद के बारे में रोक दिए हम लोग, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अभी आप लोग देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था। तो मौर्य वंश चल रहा था हमारा, ठीक ना, क्या चल रहा था, मौर्य वंश, ठीक ना, मौर्य वंश, ठीक ना, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो था इसका संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे हमारे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे, चंद्रगुप्त
मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था कब? जल्दी से कमेंट कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था कब? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था कहाँ पे? मगध में। कहाँ पे हुआ था? मगध में, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भी हुआ था मगध में, ठीक ना। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जब हुई थी तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? तो श्रवण बेलगोला में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्रवण बेलगोला ना, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक ना। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। क्या किया था? त्याग दिया था। और ये उस समय जब इनकी मृत्यु हुई तो कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला में। तो ये कर्नाटक में जब चले गए थे तो ये पहाड़ी पर जा कर के अपने संलेखना विधि से ना, किससे? संलेखना एक विधि होती है जो किसमें आती है? जैन धर्मों में होती है। किसमें? जैन धर्म में, ठीक ना, जैन धर्म में। इसमें होता क्या है मित्रों? तो इसमें होता ये है कि आदमी बिना अन्न जल खाए पिए ना, बिना अन्न के ना, बिना बिना अन्न ना, बिना अन्न जल ग्रहण किए ना, बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राणों को त्याग देता है। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही संलेखना विधि से बिना अन्न जल खाए पिए अपने प्राण को त्याग दिया था। और एक बात यहाँ से आप लोग बता दीजिए, पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र उस समय कितनी थी? तो उस समय उनकी उम्र थी कितनी? जल्दी से कमेंट कीजिए। उस समय उनकी उम्र थी कितनी थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? कमेंट कीजिए जल्दी। तो उस समय उनकी उम्र थी कितनी? 42 वर्ष थी। कितनी थी? 42 वर्ष, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो उस समय वो कितने वर्ष के थे? 42 वर्ष के थे, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब तक रहा? तो इनका शासन काल कब से कब तक रहा? कमेंट कीजिए। अभी आगे की क्लास में शुरू में ही आप लोग को बताए हैं शासन काल इनका कब से कब तक रहा। शुरू में ही बता दिया हूँ, तुरंत कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इनका शासन काल था, तो इनका शासनकाल जो रहा 322 ना, 322 कब तक? 322 ईसा पूर्व से ना, 322 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक ना। अब मौर्यों का पूछ देगा तो मौर्यों का पूरा 185 तक चला जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम के बारे में भी चर्चाएं की जाती हैं, पूछा जाता है, तो उनके बारे में कुछ चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम क्या क्या थे, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम के बारे में हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम, ठीक ना। उपनाम, जिस भी भाई बहन को इसका आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में खटाखट डालिए, बताइए जल्दी से। इनके उपनामों के बारे में जानते हैं कि इनका उपनाम क्या क्या है। तो इनका उपनाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम था क्या? एक इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट। किस नाम से जाना जाता है? भारत ना, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट। क्या नाम दिया गया इनको? भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट नाम से जाना गया इनको ना, सम्राट, ठीक, सम्राट। और इनको किस नाम से जाना गया? इनको भारत का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? भारत का मुक्तिदाता, ठीक ना। भारत का मुक्तिदाता बोले तो क्या इनको बोला गया था? और भारत का मुक्तिदाता
लिबरेटर ऑफ इंडिया, क्या बोला गया, लिबरेटर ना, लिबरेटर, लिबरेटर ना, लिबरेटर, लिबरेटर, लिबरेटर ऑफ इंडिया, ठीक ना, लिबरेटर ऑफ इंडिया इन्हीं का नाम है ना, इंडिया, ठीक ना, इंडिया। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ से बताइए कि इनको जो भारत का मुक्तिदाता कहा गया, ये क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया कि जब भारत पर ना, भारत पर विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे उस समय, तो उन विदेशी आक्रमणों से बचाने वाले कौन थे? तो उन विदेशी आक्रमणों से बचाने वाले कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इसलिए इनको क्या कहा गया कि भारत का मुक्तिदाता, उनसे मुक्ति दिलाने का काम किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसलिए इनका उपनाम दे दिया गया भारत का मुक्तिदाता, ठीक ना। अब इसके आगे हम जरूर जानेंगे कि इनको और किस नाम से जाना गया है। तो इनको बोला गया है बृहत्तर भारत का संस्थापक। और क्या इनको नाम दिया गया? बृहत्तर ना, बृहत्तर, बृहत्तर, बृहत्तर भारत ना, बृहत्तर भारत, बृहत्तर भारत का संस्थापक, क्या? संस्थापक, ठीक ना, संस्थापक इनको नाम दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी जमीन थी, इतनी जमीन थी कि जितने आज तक किसी दूसरे राजा के पास नहीं हुई, ठीक ना, किसी दूसरे राजा के पास नहीं हुई, इतनी जमीन थी इनके पास। यहाँ तक कि अशोक के पास भी नहीं थी, ठीक ना दोस्तों, किसके पास? अशोक के पास भी नहीं थी। तो प्यारे मित्रों, वाइल्स जो थे, वाइल्स मिल्स एक थे ना, वाइल्स मिल, वाइल्स मिल्स ने यहाँ तक कहा है कि यह एक भारत के क्या है, भारत के वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करने वाले हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ये क्या है, भारत की ना, भारत की वैज्ञानिक सीमा, भारत की, भारत की वैज्ञानिक ना, भारत की वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सीमा, सीमा निर्धारित करने वाले यही हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है ना, निर्धारित, निर्धारित करने वाले थे, ठीक ना, करने वाले थे या करने वाले हैं, ठीक ना। और क्या कहा वाइल्स मिल्स ने, और क्या कहा इनके बारे में? तो और उन्होंने बताया कि उत्तर में कश्मीर से लेकर, कहाँ पे? उत्तर में ना, उत्तर में, उत्तर में कश्मीर, ठीक ना, उत्तर में कश्मीर, उत्तर में कश्मीर से लेकर, ठीक ना, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में, ठीक ना, दक्षिण में कहाँ तक? दक्षिण में कलिंग तक, ठीक ना, दक्षिण में कलिंग तक, दक्षिण में कलिंग तक, ठीक, दक्षिण में कलिंग तक। और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर, कहाँ पे? पूर्व में जो थे बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर कहाँ तक? पश्चिम तक, पश्चिम तक, वो भी कहाँ तक? पश्चिम का जो क्षेत्र कहाँ तक था? पश्चिम का क्षेत्र जो ईरान तक, ठीक ना, पश्चिम, पश्चिम में ईरान तक ना, ईरान। ये सारे क्षेत्र जो थे, ये सारे क्षेत्र किसके बताए? वाइल्स मिल ने बताया था कि ये सारे क्षेत्र जो थे किनके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे, ठीक ना, किनके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और इनको किस नाम से जाना गया? तो और इनको एक नाम दिया गया था, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। क्या नाम दिया गया था? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम, प्रथम स्वतंत्रता ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इनको नाम दिया गया, ठीक ना, उपनाम दिया गया प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। और क्या नाम दिया गया इनको? कहा गया पालिब्रोधक के नाम से भी इनको जाना गया है, ठीक ना, किसके नाम से जाना गया है? पालिब्रोधक, पालिब्रोधक, किस नाम से इनको जाना गया है? पालिब्रोधक के नाम से जाना गया है, ठीक ना, पालिब्रोधक, किस नाम से जाना गया है? पालिब्रोधक के नाम से इनको जाना गया है, ठीक ना। और इनको क्या कहा गया है बताइए? और कुछ जानते हैं आप लोग तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसके आगे जानते हैं। इनको चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों द्वारा भी कई नाम दिया गया है, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों द्वारा कई नाम दिया गया है। तो यूनानियों द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है जल्दी से बता दीजिए आप लोग, और हम लोग जान लेते हैं कि इनको क्या क्या बोला गया है यूनानियों द्वारा ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों द्वारा क्या कहा गया है? यूनानियों द्वारा, ठीक ना, यूनानी, यूनानी जो लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहे? तो यूनानी लोगों ने इनको नाम क्या दिया था? तो इनको नाम दिया था, 3 नाम दिया था। वो भी एक नाम था इनका, क्या नाम दिया यूनानी लोगों ने इनको? बोला सेंड्रोकोटस। क्या बोला? सेंड्रोकोटस ना, यूनानी ने क्या बोला? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस ना, सेंड्रोकोटस, ठीक, सेंड्रोकोटस
कोटस। अच्छा, सेंड्रोकोटस यूनानियों में किसने कहा इनको? तो सेंड्रोकोटस कहने वाले कौन थे? तो सेंड्रोकोटस इनको कहने वाले थे कौन? सेंड्रोकोटस इनको कहने वाले थे जस्टिन। कौन कहे? जस्टिन, ठीक ना, जस्टिन ने कहा, ठीक, जस्टिन। अच्छा, जस्टिन के अलावा और किसने इनको सेंड्रोकोटस नाम दिया? तो जस्टिन के अलावा दिए थे एरियन। कौन थे? एरियन, ठीक ना, एरियन। एरियन के बाद और कौन नाम दिए थे? मेगस्थनीज। किसने दिया? मेगस्थनीज, ठीक ना। मेगस्थनीज के बारे में आप लोगों से आगे की क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो जाके इसके पहले की क्लास पहले आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कौन नाम दिए थे इनको? स्ट्रैबो ना। स्ट्रैबो ने इनको क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने भी सेंड्रोकोटस, एरियन ने भी सेंड्रोकोटस, ठीक ना। और इसके बाद इनको क्या नाम दिया गया? तो इनको नाम दिया गया यूनानियों द्वारा एंड्रोकोटस। क्या नाम दिया गया? एंड्रो ना, एंड्रोकोटस, ठीक ना, एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस इनको किसने कहा? तो एंड्रोकोटस इनको कहने वाले कौन थे? तो इनको कहने वाले थे कौन? प्लूटार्क। कौन? प्लूटार्क ना, प्लूटार्क। प्लूटार्क के अलावा और कौन कहा था? एपियन। कौन कहे थे? एपियन ने, ठीक ना, एपियन, एपियन, ठीक ना। दो लोगों ने कहा। लेकिन तीसरे नंबर के जान लेते हैं कि तीसरे नंबर का इनका नाम क्या यूनानियों द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सेंड्रोकोप्टस। क्या दिया गया था? सेंड्रोकोप्टस, ठीक ना, को आधा पट स, सेंड्रोकोप्टस, ठीक ना। देखिए, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस ये शब्दों में फर्क है, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक ना। तो सेंड्रोकोप्टस किसने कहा? अब सेंड्रोकोप्टस कहने वाले कौन थे? तो फिलार्क्स थे। कौन थे? फिलार्क्स ना, फिलार्क्स ना, फिलार्क्स, फिलार्क्स, ठीक थे। कौन थे? फिलार्क्स थे, ठीक ना, फिलार्क्स थे। लेकिन एक बात यहाँ से ये बताइए कि यह जो तीनों नाम है ना, यह तीनों नाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, यह तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। यह बात किसने बताई? ये बताने वाले कौन थे? यूनानियों को यह बताने वाले कौन थे कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस यह तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं? यह बात बताने वाले कौन थे? तो यह बात बताने वाले थे कौन? तो यह बात बताने वाले थे विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम ना, विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स थे, ठीक ना, विलियम जोन्स, ठीक ना। विलियम जोन्स ने कैसे बताई? ये बताइए कि विलियम जोन्स ने ये बात कैसे बताई कि नहीं ये तीनों नाम उनके बताए तो ठीक, कि बताए कि ये सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। लेकिन ये बताए कैसे? तो ये बताए ऐसे कि एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। तो उसी में इन्होंने कहा था, ठीक ना, उसी में अध्ययन करके कहा। कैसे? यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। एक क्या हुआ था? एशियन ना, एशियन सोसाइटी, एशियाटिक ना, एशियाटिक है, सॉरी, एशियाटिक, एशियाटिक, ठीक ना, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ क्या? बंगाल ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ना, बंगाल की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 15 जनवरी को। कब हुई थी? 15 जनवरी को, ठीक ना, 15 जनवरी। वो भी कब? 15 जनवरी में कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में, 1784 में हुई, ठीक ना, 1784 में हुई। और इसकी किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये करने वाले कौन थे? तो ये करने वाले थे विलियम जोन्स ही थे। कौन थे? विलियम जोन्स ना, विलियम जोन्स। कौन किया? विलियम जोन्स ने किया, ठीक ना। तो कहाँ पे की थी ये भी जान लीजिए। तो की थी कहाँ पे? कोलकाता ना, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में। कहाँ पे? फोर्ट विलियम ना, फोर्ट विलियम,
फोर्ट विलियम, ठीक ना, फोर्ट विलियम में की। तो इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो संस्कृत में लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे मौर्यों का, जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे उनका अनुवाद करने के लिए किया गया था, ठीक ना। तो अनुवाद किसने किया था? तो अनुवाद करने वाले थे विलियम जोन्स ने। पहले अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। तो अनुवाद किया तो उनको मिला क्या कि जो ये सेंड्रोकोटस आप लोग पढ़ें कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस, ये तीनों जो नाम है ये किसी और के नाम नहीं, ये बल्कि किसके नाम है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, ठीक ना। उसमें इन्होंने पता करके सभी को बताया, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में, ठीक ना। और यहाँ तक जानकारी हो गई। और इनके जाति को लेकर कई धर्मों में इन्हें अलग अलग जाति का से जाना गया ना। कई धर्मों में चंद्रगुप्त मौर्य को इनके जाति से लेकर, कई धर्मों में इनको अलग अलग जाति से लेकर इनको जाना गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे क्या बताया गया अभी आप लोग जान लेते हैं हम लोग। देखिए, इनको बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ना, किसने क्या कहा था इनको, किस जातियों में भी इनकी मतभेद है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को जाति को लेकर स्पूनर महोदय ने क्या क्या माना है? चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर स्पूनर ना, स्पूनर महोदय ने इनको क्या माना? तो स्पूनर महोदय इनको मानते हैं क्या? पारसी मानते हैं, ठीक ना, पारसी। क्या मानते हैं? पारसी मानते हैं, ठीक ना, पारसी मानते हैं। लेकिन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इनको क्या मानता है? तो इनको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जो था, जैन, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मौर्य कौन थे, ठीक ना, मौर्य कौन थे, ठीक ना, मौर्य कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो इनको क्या माना गया? जैसे जैन ग्रंथ, ठीक ना, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ना, बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ इनको क्या मानता है और जैन ग्रंथ इनको क्या मानता है? तो दोनों इनको क्या मानते हैं? तो दोनों इनको मानते हैं क्या? क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, ठीक ना, क्षत्रिय थे, ठीक। अच्छा, और लेकिन विष्णु पुराण इनको क्या मानता है? इनको विष्णु पुराण क्या मानता है? विष्णु पुराण ना, इनको विष्णु पुराण क्या मानता है? बताइए जल्दी से। विष्णु पुराण, चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णु पुराण क्या मानता है? तो विष्णु पुराण इनको मानता है शूद्र। क्या मानता है? इनको शूद्र मानता है, ठीक ना, शूद्र मानता है। इनको क्या मानता है? शूद्र, सॉरी गलत हो गया, शूद्र इनको क्या मानता है? शूद्र मानता है। लेकिन विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण में यह लिखा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद ना जितने भी वंश होंगे या जितने भी राजा होंगे वो क्या होंगे? वो शूद्र होंगे ना। उसमें क्या लिखा गया है, ठीक ना, विष्णु पुराण में यह लिखा गया है, विष्णु पुराण ना, विष्णु पुराण ना, विष्णु पुराण में यह लिखा गया है कि शिशुनाग वंश ना, क्या? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद जितने भी राजा होंगे वो सब क्या होंगे? तो सब शूद्र होंगे, ठीक ना, शूद्र होंगे, सभी शूद्र होंगे। क्या होंगे? सभी शूद्र होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शिशुनाग वंश के बाद आया कौन सा? नंद वंश आया। कौन सा वंश आया? नंद वंश, ठीक ना, नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन सा आया? नंद वंश में जो घनानंद थे उनको, घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौर्य लोग जो थे या चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी शूद्र हुए ना। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि मौर्य वंश के जो हुआ तो वो भी शूद्र हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यह जो बात कही थी विष्णु पुराण में
लिखा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद जितने भी ना शिशुनाग वंश के बाद जितने भी शिशुनाग वंश ना शिशुनाग वंश के बाद जितने भी शिशुनाग शिशुनाग वंश के बाद जितने भी ना जितने भी वंश होंगे, क्या होंगे, जितने भी वंश होंगे वह शूद्र होंगे, ठीक है, वह शूद्र होंगे। यह बात कब तक के लिए कही गई है? तो यह बात सिर्फ नंद वंश तक कही गई है, न कि उसके आगे के वंशों के। इसलिए क्या हुआ, इसलिए कुछ इतिहासकारों भी अभी इसको क्लियर नहीं कर पाए और इनको क्या बताते हैं मौर्य को शूद्र थे या नहीं, क्षत्रिय बताते थे। क्लियर हो ही नहीं पाया कि मौर्य शूद्र थे या क्षत्रिय। कुछ इतिहासकारों का अलग कहना है, कुछ इतिहासकारों का अलग कहना है। लेकिन एक स्टेटमेंट आया किसका, विशाख दत्त का। किसका स्टेटमेंट आया? विशाख दत्त का ना, विशाख दत्त का, ठीक ना। किसका स्टेटमेंट आया? विशाख दत्त ना, किसका स्टेटमेंट आया? विशाख दत्त का आया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आया किसका, विशाख दत्त का, ठीक ना। विशाख दत्त का स्टेटमेंट में कहा हुआ कि विशाख दत्त की, अच्छा पहले ये जानिए कि विशाख दत्त की रचना किसने की थी ना। तो विशाख दत्त की रचना को हम लोग कौन थी, विशाख दत्त की रचना कौन थी? तो विशाख दत्त की एक रचना थी। तो विशाख दत्त की रचना क्या थी? मुद्रा राक्षस। क्या थी? मुद्रा राक्षस ना। विशाख दत्त की एक रचना है कि उसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस, ठीक ना, मुद्रा राक्षस। अच्छा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में लिखते हैं कि जो मौर्य थे वो क्या थे? ब्रिशली थे। क्या थे? ब्रिशली वंशी थे। क्या थे? ब्रिशली वंशी हैं। लेकिन ब्रिशली वंशी बोले तो किस ब्रिशली वंशी का क्या मतलब होता है? तो ब्रिशली वंशी का मतलब होता है निम्न कुल का है, ठीक ना, निम्न कुल, ठीक, निम्न कुल। और निम्न कुल का मतलब क्या होता है? तो निम्न कुल का मतलब ही होता है शूद्र। क्या होता है? शूद्र ना, शूद्र। यानी क्या मतलब हुआ कि यानी मौर्य जो थे वो शूद्र थे। विशाख दत्त का एक स्टेटमेंट आया जो कि वो मुद्रा राक्षस उनकी एक रचना है। उस मुद्रा राक्षस में वो लिखते हैं कि मौर्य जो लोग थे ब्रिशली वंशी थे। ब्रिशली वंशी किसको बोला जाता है? तो निम्न कुल को। निम्न कुल बोले तो शूद्र को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य जो लोग थे वो शूद्र थे, ठीक ना। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाए थे कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था, ठीक ना, बता दीजिए जल्दी से। आगे की क्लास में आप लोगों को बताएं कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था। तो टीका किसने लिखा था? टीका का मतलब होता है भाष्य। क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षस पर भाष्य किसने लिखा था या मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था। तो लिखने वाले कौन थे? तो ढुड्ढीराज थे। कौन थे? ढुड्ढीराज, ठीक ना। कौन थे? ढुड्ढीराज बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मूरा नामक कन्या से पैदा हुए थे। इसलिए क्या हुए? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मूरा नामक कन्या से क्या हुए? मूरा नामक कन्या से पैदा हुए। इसलिए क्या हुए? चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो क्या हुए? ये मौर्य हैं, ठीक ना। क्या हुए? मौर्य हैं, ठीक ना। मूरा नामक कन्या से पैदा हुए इसलिए क्या है? मौर्य हैं, ठीक ना, मौर्य हैं। ढुड्ढीराज जो थे ये ढुड्ढीराज यहाँ तक बताते हैं कि जिस समय नंद वंश ना, जिस समय मगध में, ठीक ना, कहाँ पे? मगध में नंद वंश का शासक कौन थे? महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्म नंद जो थे इन्होंने कसम खाई थी कि मैं मगध से सभी क्षत्रियों को क्या करूंगा? सभी क्षत्रियों को मिटा दूंगा ना, सभी क्षत्रियों को मिटा दूंगा, ठीक ना, क्षत्रियों को। तो ये मूरा नामक जो कन्या थी इसके पति को किसने मारा था? इसके पति की हत्या कर दी। किसने? इनके पति की हत्या कर दी। मूरा नामक जो कन्या थी इनके पति की हत्या किसने की थी? तो महापद्मनंद ने की, ठीक ना। महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी। तो जो मूरा नामक कन्या थी ये क्या की? कहाँ चली गई? तो ये जंगलों में चली गई। कहाँ चली गई? जंगल में ना, जंगल में
चली गई। कहाँ चली गई? जंगल में चली गई। इसी जंगल में जाकर किया क्या? तो इन्होंने जाकर के वहीं पे मोर पालना शुरू कर दिया। क्या किया? मोर पालना शुरू कर दी। ठीक ना, मोर पालना शुरू कर दी, जिससे इनका जीवन बच सका। और इन्हीं से ढूंढिया जी बताते हैं कि मोर पालना शुरू कर दिया और इन्हीं से जो प्राप्त संतान थे वे उत्पन्न जो संतान हुए चंद्रगुप्त मौर्य हुए। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसलिए क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य हैं। क्या है? मौर्य हैं। ठीक ना। अच्छा, एक स्टेटमेंट आता है उनका, बताते हैं। और इनका समर्थन किसने किया था? ढुड्डीराज का। तो ढुड्डीराज का समर्थन करने वाले कौन थे ना? ढुड्डीराज जो थे इनका समर्थन किसने किया था? तो इनका समर्थन किया था ढुड्डीराज का समर्थन। पूछता है कि ढुड्डीराज का समर्थन किसने कर दिया? तो ढुड्डीराज का समर्थन करने वाले थे कौन? समर्थन किसने किया? तो इनका समर्थन करने वाले थे कौन? जल्दी से कमेंट कीजिए, इनका समर्थन किसने किया था? तो इनका समर्थन किया था श्रीधर स्वामी। किसने किया था? श्रीधर स्वामी ने किया। किसने किया? श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी कौन थे? इसको आगे की क्लास में आपको इनके बारे में डिटेल में बताया हूँ। श्रीधर स्वामी जो थे विष्णु पुराण के टीकाकार थे। किसके? विष्णु पुराण पर टीका लिखने वाले कौन थे? विष्णु पुराण पर टीका लिखने वाले थे श्रीधर स्वामी ना। इसी विष्णु पुराण पर टीका लिखा था इन्होंने। ठीक ना, टीका लिखा। ठीक ना, टीका का मतलब होता है भाष्य होता है। ठीक ना। तो ये समर्थन करते हैं श्रीधर स्वामी। किनका समर्थन करते हैं? ढुड्डीराज का, कि जो ये बात आप कह रहे हैं ये सारी बातें सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य हैं। ठीक ना। और इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म में एक बात भी कही गई है। क्या कही गई है? वह कि जैन धर्म में और क्या कहा गया था, इनको आगे छूट गया है। जैन धर्म। ठीक ना, जैन धर्म। ठीक ना, जैन धर्म। तो जैन धर्म में इनको कहा गया कि जैन धर्म यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मयूर पोषक ग्राम के मुखिया की दुहिता की पुत्र है। ठीक ना, जिसके कारण ये क्या है? क्षत्रिय है। क्या बताया उन्हें? जैन धर्म बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक मयूर पोषक, देखिए मयूर पोषक बोले तो मोर पोसने वाला ना, एक मयूर पोषक तो मतलब होता है मोर पोसने वाला या मोर पालने वाला। मयूर पोषक ग्राम के मुखिया ना, ग्राम के मुखिया की दुहिता किसको बोलते हैं दोस्तों? तो दुहिता बोलते हैं पुत्री को। ग्राम के मुखिया की दुहिता ना, दुहिता का पुत्र है। किसका है? दुहिता का पुत्र है ना, पुत्र है। ठीक ना, पुत्र है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक मयूर पालने वाले ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसलिए ये क्या हुए? क्या? क्षत्रिय हैं। ठीक ना, क्या है? क्षत्रिय हैं। ठीक ना, क्षत्रिय हैं। तो दोस्तों इनको जैन ग्रंथ कुछ अलग बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ कुछ बता रहा है। ठीक ना, जैन ग्रंथ बता रहा है। और बौद्ध ग्रंथ इनको कुछ अलग बता रहा है। ठीक ना, बौद्ध ग्रंथ कुछ अलग बता रहा है। ठीक, और विष्णु पुराण इनको कुछ अलग बता रहा है। ठीक ना, विष्णु पुराण कुछ अलग बता रहा है। ठीक ना, ढुड्डीराज इनको कुछ अलग बता रहे हैं। ठीक, क्या? ढुड्डीराज अलग बता रहे हैं। और कौन इनको क्या बताया था? और बताइए जल्दी से। इनको एक बताए थे स्पूनर थे। कौन थे? स्पूनर ना, स्पूनर महोदय इनको कुछ अलग बताते हैं। अब कुछ इतिहासकार जो थे ना, इतिहासकार इनके कुछ अलग बताते हैं। इतिहासकार इनका कुछ क्षत्रिय बताते हैं, कोई शूद्र बताता है, कोई मौर्य बताता है, कोई पारसी बताता है। तो इस बातों में कितनी सच्चाई है, ठीक ना, ये क्लियर नहीं हो पाया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक ना, किस आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और इस आगे की क्लास में हम लोग जो छोड़ दिए थे घनानंद को, किसको?
नंद ना, गानानंद को जो छोड़ दिए थे उस गानानंद के बारे में भी पढ़ेंगे, और सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना, सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे। और सारे डाउट जो है वो आगे क्लास में आप लोगों का मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो, जिस भी भाई बहन को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।